हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्स के बारे में, यानी अंतर्जात और बहिर्जात बल के बारे में। तो ये जो फोर्स या बल होते हैं वो हमारे पृथ्वी के स्थल रूपों को प्रभावित करते हैं। तो इन्हीं फोर्सेस को हम अनेक भागों में बांटते हैं। जिस प्रकार वो हमारे पृथ्वी के स्थल रूप को प्रभावित करते हैं, वैसे हम इन्हें अनेक भागों में बांटते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिवीज़न ये किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहले बल को हम दो भागों में बांटते हैं। तो इनमें से पहला भाग हो जाता है इंडोजेनेटिक और दूसरा जो भाग है वो हो जाता है एक्सोजेनेटिक। इसको हिंदी में अंतर्जात बल और एक्सो को बहिर्जात बल कहेंगे। इनके भी सब डिवीज़न होते हैं। तो एंडोजेनेटिक फोर्स का अगर सब डिवीज़न होता है तो उसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है पटल विरूपणी बल, दूसरा होता है आकस्मिक अंतर्जात बल। इसके बाद हम देखते हैं कि जो पटल विरूपणी बल है उसको भी हम दो ही भागों में बांट सकते हैं। तो इसको अगर दो भागों में बांटते हैं तो पहला भाग होता है महादेश जनक बल और दूसरा पर्वत निर्माणकारी बल। इसके बारे में हम आगे आगे पढ़ेंगे, इसीलिए आपको यहाँ पे हम इसका पूरा व्याख्या नहीं बता रहे कि क्या क्या होता है। तो उसके बाद देखते हैं महादेश जनक बल को भी हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन सा? पहला है ऊपरी मुखी बल, ऊपरी मुखी बल, और इसको हम निर्गमन, और अधोमुखी बल इसको निमज्जन कहते हैं, यानी सबमर्जेंस, और इसको इमर्जेंस। उसके बाद देखते हैं कि इसमें पर्वत निर्माणकारी बल को भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो दो भाग? पहला है तनाव और दूसरा है संपीड़न, टेंशन कंप्रेशन। तनाव को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो तनाव को पहले हम भूपटल विभंगन यानी क्रस्टल फ्रैक्चर इसमें बांटते हैं। इसका फिर उप विभाजन होता है जिसमें चटकन यानी क्रैकिंग और भ्रंशन यानी फॉल्टिंग आता है। फिर इसके बाद हम पर्वत निर्माणकारी का दूसरा भाग क्या हो जाएगा? संपीड़न, कंप्रेशन। कंप्रेशन को भी हम देखते हैं भूपटल बंकन के रूप में बांट सकते हैं, यानी क्रस्टल बेंडिंग, और इसको हम दो भाग में बांटेंगे। तो पहला कौन सा हो जाएगा? संवलन, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे रैपिंग। क्या कहेंगे? रैपिंग। और दूसरा क्या हो जाएगा? वलन। क्या? वलन। इसको इंग्लिश में फोल्डिंग कहेंगे। रैपिंग को भी हम दो सब डिवीज़न कर सकते हैं इसके। तो पहला क्या है? उत्संवलन। क्या? उत्संवलन, इसको अप रैपिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अप रैपिंग। और दूसरा क्या हो जाएगा? अवसंवलन। क्या हो जाएगा? अवसवलन। क्या हो जाएगा? अवसंवलन, डाउन रैपिंग। क्या? डाउन रैपिंग। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर पहले हम अंतर्जात बल, सॉरी मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पर अंतर्जात बल, ये अंतर्जात बल है उसके बारे में देखते हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उठने वाले बल को, कहाँ पर? आंतरिक भाग में जो बल उठते हैं उसको हम कहेंगे अंतर्जात बल। क्या कहेंगे? अंतर्जात बल। इस बल से पृथ्वी में दो तरह के संचलन उत्पन्न होते हैं। कितने? दो तरह के। पहला होता है क्षैतिज संचलन और दूसरा लंबवत। क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल, इस तरीके का, और लंबवत मतलब इस तरीके का। हाँ, इस तरीके के क्या इसमें संचलन पैदा होते हैं। तीव्रता के आधार पर अंतर्जात बलों को
दो भागों में बांटा जा सकता है। कितने? दो भागों में। देखते हैं पहला भाग क्या है। पहला है आकस्मिक संचलन। क्या है? आकस्मिक संचलन। इसको हम सडन मूवमेंट भी बोलते हैं, जो अचानक से हो जाए। जैसे भूकंप अचानक से हो जाता है, आ जाता है। ज्वालामुखी भी क्या, धीरे धीरे उसके नीचे अंदर प्रक्रिया तो चलती रहती है, लेकिन वो अचानक से धरातल को फाड़ते हुए क्या, ऊपर की ओर आ जाता है। ये सारी क्रियाएं हम आकस्मिक संचलन, सडन मूवमेंट में देखते हैं। और वहीं दूसरी तरफ एक होता है पटल विरूपणी। ये डी है, आप सही कर लीजिएगा। पटल विरूपणी, ये होगा। ठीक है, तो दूसरा हो जाएगा पटल विरूपणी। पटल विरूपणी को उसमें क्या आते हैं, इसमें पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाले लंबवत तथा क्षैतिज, लंबवत बताया मैंने ऐसे, और क्षैतिज ऐसे, दोनों गतियों को सम्मिलित किया जाता है। पटल विरूपणी बल मंद गति से कार्य करते हैं। कैसे? मंद गति से। इनका प्रभाव हजारों वर्षों बाद परिलक्षित होता है तथा बृहदाकार स्थल रूपों का निर्माण होता है। इसे दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला महादेशीय संचलन और दूसरा पर्वत निर्माणकारी। यानी पहले भाग में हम क्या देखते हैं कि एक कॉन्टिनेंट बनता है। क्या बनता है? कॉन्टिनेंट बनता है। और दूसरे भाग में एक माउंटेन बनता है। क्या बनता है? माउंटेन। आगे देखते हैं। तो महादेशीय संचलन यानी इसका बताया कि इसमें क्या क्या आता है। तो इस संचलन में महाद्वीपों में उत्थान तथा अवतलन एवं निगमन तथा निमज्जन की क्रिया होती है। अवतलन भी होता है इसमें, और निगमन भी होता है, और निमज्जन भी। निमज्जन यानी सबमर्ज। आगे देखते हैं। यह दोनों क्रियाएं लंबवत संचलन की परिचायिका होती हैं। जो ये क्रियाएं वो कैसे? लंबवत संचलन, हॉरिजॉन्टल नहीं, लंबवत संचलन की होती हैं। आगे देखिए। दिशा के आधार पर इसे पुनः दो भागों में, किसके आधार पर? दिशा के आधार पर इसको दो भागों में बांटा सकता है। पहला है ऊपरी मुखी संचलन। कौन सा संचलन? ऊपरी मुखी, अपवर्ड। इसमें देखते हैं क्या क्या है। इस संचलन के कारण महाद्वीपों में दो तरह के उत्थान होते हैं। कितने तरह के? दो। कौन कौन से? प्रथम वर्ग में महाद्वीपीय भाग या उनके कोई भाग अपनी समीपी सतह से ऊंचा उठ जाता है। यानी जैसे महाद्वीप का ऐसे भाग है, हाँ, अपनी समीपीय सतह, ये उसकी समीपीय सतह है, उससे क्या करेगा, ये इससे जो है ये वाली चीज़ हो सके तो ऐसे ऊपर उठ जाए। हाँ, यहाँ से इसके समीपी सतह से क्या हो जाए, ऊपर उठ जाए, उठ जाता है। इससे उत्थान, अप लिफ्ट मैन या उभार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अप लिफ्टमेंट। क्या कहते हैं? अपलिफ्टमेंट। आगे क्या कह रहा है? दूसरे वर्ग में महाद्वीप का तटीय भाग सागर तल से, जो पहले जलमग्न था, ऊपर उठ जाता है। इसे निर्गमन या इमरजेंस कहते हैं। महाद्वीप का जो तटीय भाग है, ऐसे महाद्वीप है, यहाँ ये सागर है, ये सागर है, और तटीय भाग जो है सागर तल से, जो पहले ऐसे यहाँ से ये सागर तल में जाके, महाद्वीप का तटीय भाग यहाँ सागर तल में जाके नीचे हो गया। तो ये क्या होता है, अचानक ये ऐसे ऊपर उठ जाता है सागर तल से। तो इसको क्या बोलते हैं? निर्गमन या इमरजेंस। आगे देखते हैं। अधोमुखी संचलन। इस संचलन के कारण महाद्वीपीय भाग में दो तरह के धसाव होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के। तो पहला क्या है? स्थल भाग का स्थानीय या प्रादेशिक रूप में अपनी समीपी सतह से नीचे धस जाना। उसमें हम ऊपर धसा हुआ देखे थे, अब इसमें क्या होता है
कि ये अर्थ है यहाँ पर, ये अर्थ का क्या है, सरफेस है, सरफेस, अर्थ का सरफेस है। इसमें क्या कर रहा है कि ये समीपी जो सतह है वो अचानक से क्या हो जाती है, ऐसे नीचे धस जाती है। हाँ, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, अवतलन। क्या कहते हैं, अवतलन। ठीक है। दूसरा क्या है, प्रथम भाग हो गया। दूसरा भाग क्या कह रहा है कि दूसरे रूप में स्थलखंड सागर तल से नीचे चला जाता है तथा जलमग्न हो जाता है। इस क्रिया को निमज्जन यानी सम्मर्ज कहते हैं। कभी कभी आप देखते हैं ऐसे द्वीप है किसी भी सागर में, या वो क्या होते हैं, सागर का जल बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, या तो ये नीचे धस जाता है। ये सागर के जल बढ़ने में नहीं, ये जमीन ही क्या होती है, किसी कारणवश नीचे धस जाती है। नीचे धसने के कारण सागर उस पर क्या होता है, ऊपर ऊपर सागर ऐसे हो जाता है और ये नीचे चली जाती है। तो ये क्या हो जाता है, निमज्जन, यानी उसका उस द्वीप का क्या हो जाता है, सबमर्ज हो जाता है। तो यहाँ पर ये कहने का प्रयास हो रहा है। आगे क्या है, अवतलन की क्रिया तटीय या महाद्वीप के बीच कहीं भी हो सकती है। अवतलन जो है वो कहीं भी हो सकता है, तट पर भी महाद्वीप में भी। लेकिन निमज्जन जो है वो सिर्फ तटीय भाग में या सागरीय भाग में होगी, याद रखिएगा ये बात। आगे क्या कह रहा है, पर्वतीय संचलन। हमने वहाँ पर महादेशीय संचलन पढ़ा, अब दूसरा भाग उसका ही है, पर्वतीय संचलन। इसमें क्या है कि इसे संक्षिप्त रूप में, इसे यहाँ पर होगा, इसे संक्षिप्त रूप में पर्वतन बल या पर्वतन भी कहते हैं। क्या इसे पर्वत बल या पर्वतन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत बल प्रायः क्षैतिज रूप में कार्य करता है। उसमें बल कैसे कार्य कर रहा था, हॉरिजॉन्टल भी काम कर रहा था और लंबवत भी काम कर रहा था, बट इसमें जो है सिर्फ आपका क्षैतिज रूप में काम करेगा, इस तरीके से। अतः इसे क्षैतिज बल या स्पर्श रेखीय बल भी कहते हैं, याद रखिए। यह बल दो रूपों में कार्य करता है। कितने रूप में, दो रूप में। जब बल दो विपरीत दिशाओं में कार्य करता है, दो विपरीत दिशाओं में, तो उससे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसे तनाव मूलक बल कहते हैं। ठीक है, दो विपरीत दिशा यानी इधर इधर। ठीक है, इससे खिंचाव यहाँ तनाव होता है कि नहीं, इधर बल लग रहा है, इधर कोई खींच रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोई ऐसे मतलब एक बंदा खड़ा है, मान लेते हैं, उदाहरण देखिए, मान लेते हैं ये एक रबड़ है। यहाँ पर कोई एक है इंसान, यहाँ एक व्यक्ति है, इसको इधर से खींच रहा है, और एक दूसरा व्यक्ति है, इसको इधर से खींच रहा है, और बल ये एक इधर जा रहा है, हाँ, ये इसको इधर खींच रहा है, इसको इधर की ओर खींच रहा है। हाँ, तो इधर दोनों तरफ क्या है, विपरीत दिशा है ना, तो इस रबड़ का क्या होगा, रबड़ इससे से ऐसे टूट जाएगा, आधा इसके पास आ जाएगा, आधा इसके पास आ जाएगा। तो ये तनाव के कारण क्या हुआ, टूट हो गया। तो इसे तनाव मूलक बल कहते हैं। तनाव के कारण धरातल में भ्रंश दरार चटकने बन जाती है। तो हम बताया ना कि जैसे वो रबड़ क्या था, रबड़ जो था वो खिंचाव हो रहा था दोनों तरफ से, तो उसमें क्या दरार पड़ गई, और पड़ती गई वो टूटने लायक था, तो टूट के दोनों हिस्सों में बट गया। उसी प्रकार तनाव के कारण जो धरातल है वो भी चटक जाती हैं। आगे क्या कह रहा है, जब बल आमने सामने कार्य करता है तो संपीड़न होने लगता है। आमने सामने कार्य करता है यानी ऐसे और ऐसे आमने सामने कार्य करता है, तो यहाँ पर क्या होता है, संपीड़न होने लगता है। इसे संपीड़नात्मक बल कहते हैं। इससे धरातलीय चट्टानों में संवलन, रैप तथा वलन पड़ जाते हैं। अब देखिए उदाहरण की, जैसे वही रबड़ अब खींचने की जगह दबाव, उस पर क्या होने लगे, दबाव पड़ने लगे। तो दबाव पड़ेगा तो हो सके बीच का भाग ऐसे ऊपर उठता जाए, इधर से दबाव पड़े, इधर से दबाव पड़े, तो क्या हो जाएगा, उसमें फोल्ड यानी वलन पड़ जाएंगे, फोल्ड हो जाएगा वो। तो उसको संपीड़नात्मक बल उसमें यूज होता है। आगे देखिए,
भूपटलीय बंकन या मुड़ाव, क्रस्ट बेंडिंग क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। जब क्षैतिज संचालन, यहाँ संचालन होगा, जब क्षैतिज संचालन आमने सामने कार्य करते हैं, ये क्षैतिज है ना, हॉरिजॉन्टल में बताया था, हाँ, आमने सामने कार्य कर रहे हैं तो धरातलीय चट्टानों में हमने बताया मुड़ाव हो जाएंगे, यानी फोल्ड हो जाएंगे। यह मुड़ाव दो रूपों में होता है। कितने रूपों में होता है? दो रूपों में। कौन कौन से इसके दो रूप? संवलन और वलन। संवलन क्या होता है? संवलन का प्रभाव दूर तक विस्तृत क्षेत्र में होता है। इसके अंतर्गत भूतल या विस्तृत भाग या तो ऊपर उठ जाता है या नीचे धस जाता है। हाँ, या तो ऊपर उठेगा या तो नीचे धस जाएगा। जब क्षैतिज संचलन के कारण उत्पन्न संपीड़न के कारण धरातल का बीच का भाग गुंबद के आकार में ऊपर उठ जाता है तो उसे उत्संवलन, अप रैप कहते हैं। क्या कहते हैं? अप रैप्स। और जब धरातलीय भाग नीचे की ओर मुड़कर धस जाता है तथा बेसिन या गड्ढे का निर्माण होता है तो उसको अवसंचलन कहते हैं। क्या? अवसंचलन। समझ आया बात कि संवलन में भी दो हैं, पहला उत्संवलन, अवसंवलन। आगे देखते हैं। आगे है वलन। क्या है? वलन। इसको हम फोल्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फोल्ड। तो फोल्ड के बारे में ने बताया था कि फोल्ड कैसे बनते हैं? संपीड़नात्मक बल के द्वारा। किसके? संपीड़नात्मक। अंतर्जात बल लगता है और बल कौन सा? क्षैतिज संचलन होता है और संपीड़नात्मक की स्थिति होती है। चट्टान में कैसा मोड़ बनता है? लहरनुमा। ऐसे लहरनुमा मोड़ पड़ जाता है। हमेशा याद रखिएगा कि बल कैसे? क्षैतिज लगेगी और एक दूसरे के सामने, न कि विपरीत दिशा में बल लगेगी। जबकि वलन हो, इसके ऊपर उठे भाग को, यानी ये लहर के रूप में होती है ऐसे ऐसे, तो ये जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है इसको हम बोलते हैं अपनति। क्या बोलते हैं? अपनति। अपनति। और जो ये नीचे धंसा हुआ भाग है इसको हम अभिनति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिनति। वास्तव में यह वृहद संवलन का ही रूप होता है। जो संवलन हम ऊपर बताए हैं उसका ही ये वृहद वो संवलन वृहद है। इसका लघु रूप क्या होता है? वलन। प्रत्येक वलन में दोनों ओर के भागों को वलन की भुजाएं कहते हैं। हाँ, जो दोनों ओर के भाग होते हैं उसको भुजाएं कहते हैं। वलन के दोनों भुजाओं के बीच अपनति के उच्चस्थ तथा अभिनति के निम्नस्थ भागों से गुजरने वाली कल्पित रेखा को वलन का अक्ष कहते हैं। इस प्रकार अक्ष दो प्रकार के होते हैं, अभिनति तथा अपनति। अभिनति अपनति है तो उसमें क्या कह रहा है कि वलन के दोनों भुजाओं के बीच, ये दोनों भुजाओं के बीच ये जो है, ये देखिए ये क्या है? ये वलन का अक्ष है। एक अपनति का हो जाएगा और एक अभिनति का। वलन के मध्य में स्थित कल्पित तल को अक्षीय तल कहते हैं। किसी भी स्थल की संरचना को समझने के लिए नति, इसको नमन या डिप कहते हैं, तथा नतिलंब, स्ट्राइक, दो शब्दों को जानना आवश्यक होता है। तो दोनों को हम जानेंगे। नति, नति क्या होता है? नति को हम नमन या डिप भी कहते हैं। तो नति परतदार या रूपांतरित चट्टानों के अस्तर प्रायः क्षैतिज तल के सहारे कुछ अंश का खोड़ बनाते हुए क्षैतिज रेखा के सहारे झुके रहते हैं। इस तरह के झुकाव को नति कहा जाता है। हम ये फिगर में देख के सही से पता कर पाएंगे कि क्या होता है नति। देखिए यहाँ पे फिगर है
परतदार, ये देखिए लेयर में है कि नहीं, यहाँ पर ये किसी क्रम की चट्टानें होंगी, दूसरे क्रम की, ये तीसरे, चौथे, पांचवें। देखिए क्रम की चट्टानें हैं, इन्हें परतदार चट्टानें बोलेंगे। तो क्या रहा है कि ये जो परत रूपांतरित या परतदार चट्टान है, क्षैतिज तल के सहारे, ये क्षैतिज तल है कि नहीं है, कुछ अंश का कोण बनाते हुए, यहाँ से ऐसे कुछ अंश का, ये देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है। हाँ, इसमें कोई भी कोण बन सकता है, किसी भी अंश का कोण बनाते हुए क्षैतिज रेखा के साथ झुके होते हैं। ये क्षैतिज रेखा है नीचे ना, उसके साथ क्या है, ये झुके हुए हैं, उसके साथ ये झुके हुए हैं, कोण बनाते हुए। यहाँ पर हम 90 डिग्री का कोण दे सकते हैं, इसी को हम नति कहते हैं। क्या कहते हैं? नति। नति से दो बातें स्पष्ट होती हैं। प्रथम, नति चट्टानों की परत तथा क्षैतिज तल के बीच के ढाल के कोण को प्रदर्शित करता है। देखिए यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ। फिर उसके बाद दूसरा है कि यह स्तर के नीचे की ओर ढाल की दिशा को बताते हैं। जो स्तर के नीचे ढाल है उसकी भी ये दिशा को बताता है। आगे देखते हैं, नतिलंब क्या होता है? नति के साथ समकोण बनाने वाली रेखा को उस झुके हुए स्तर पर नतिलंब कहते हैं। हाँ, अब जो क्षैतिज रेखा से कोण बनाती है नति, यहाँ देखिए ये जो नति है ऊपर वाला, क्षैतिज रेखा के सहारे ही तो कोण बना रही है, तो यही जो क्षैतिज रेखा होती है उसे नतिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? नतिलंब। यह सदैव नति के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 का। अपनति, अपनति हम ऊपर बता चुके हैं कि वलन के ऊपर उठे हुए भाग को अपनति कहते हैं। अपनति भी यहाँ पर देखिए इसके प्रकार बताए गए हैं। पहला है सममिति अपनति, इसको सिमेट्रिकल एंटीक्लाइन भी बोलते हैं। जब अपनति के दोनों ओर के ढाल बराबर होते हैं तो उसे सममित अपनति कहते हैं। कौन सा? देखिए दोनों ढाल, क्या दोनों ढाल, ये ढाल है, ढाल बराबर होते हैं, याद रखिएगा जब दोनों ढाल बराबर होंगे। उसके बाद देखिए अब आता है असम्मति। क्या आता है? असम्मति। असम्मति को इंग्लिश में एसिमेट्रिकल बोलेंगे। इसमें क्या है कि जब दोनों ढाल, ये सॉरी गलती हो गया, यहाँ पर होगा ढाल, जब दोनों ढाल असमान होते हैं, दोनों ढाल बराबर होंगे तो सम्मति, और जब दोनों ढाल असमान होंगे तो असम्मति। नति कोण के आधार पर अपनति को दो वर्गों में रख सकते हैं। पहला, जब नति कोण बहुत कम होता है तो उसे साधारण या मंद अपनति कहते हैं। क्या? साधारण और मंद। और दूसरा, जब अधिक होता है कोण तो उसे तीव्र या खड़ी अपनति, स्टीप एंटीक्लाइन कहते हैं। इस तरह की अपनति, यहाँ पर अपनति होगा, इस तरह की अपनति की तो इस तरह का अपनति जो है वो 40 से 90 डिग्री का कोण बनाती है। आगे देखते हैं, सिंक्लाइन अभिनति। क्या ये? अभिनति। वलन का जो भाग नीचे मुड़कर धस जाता है उसे अभिनति कहते हैं। नीचे मुड़कर क्या धस जाता है उसे हम बताया ना ऐसे, ये क्या होता है? अभिनति। यदि मुड़ाव अधिक होता है तो अभिनति का आकार डोंगी या नाव की तरह हो जाता है। संपनति क्या होता है? वलित पर्वतीय क्षेत्रों में संपनति देखने को, कहाँ? पर्वतीय क्षेत्रों में। जब एक वृहद अपनति के अंतर्गत छोटी छोटी अपनतियाँ या अभिनतियाँ मिलती हैं तो उस आकृति को संपनति कहा जाता है। ठीक है।
एक वृहद अपनति के अंतर्गत, याद रखिएगा। इसका निर्माण उस समय होता है जबकि क्षैतिज संचलन समान रूप से कार्यान्वित नहीं होता। फलस्वरूप विभिन्न स्थानों पर संपीड़न में भिन्नता के कारण इस तरह की आकृति का निर्माण होता है। संपीड़न में एक तो भिन्नता होती है और दूसरा क्षैतिज संचलन समान रूप से नहीं कार्य करता। इस तरह के वलन को पंख वलन भी कहते हैं, पंखा वलन भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, ये समपनति, ठीक है, समपनति दिखा, और यहाँ पर ये अभिनति तो हम बताएं आपको, यहाँ पर सम अभिनति, ये देखिए ये सम अभिनति। आगे देखते हैं, सम अभिनति क्या है? असमान संपीड़न के कारण जब एक वृहद सब अभिनति के अंतर्गत, ये वृहद यहाँ अभिनति है, वहाँ क्या था? अभिनति था। वही है कि कई छोटी छोटी अपनतियाँ अभिनतियाँ बन जाती है तो उस अभिनति को सम अभिनति कहते हैं। इसे पंखाकार वलन के अलावा व्यंजनाकार वलन भी कहते हैं। जमशेदपुर एक पंखाकार मोड़ पर बसा हुआ है। पाकिस्तान का पोठवार का पठार भी इसका एक उदाहरण है। वलन के प्रकार, वलन के कई प्रकार हैं। पहला देखते हैं सममित वलन, सिमेट्रिक वलन भी, यानी फोल्ड इसके कहते हैं। इसका क्या है? साधारण प्रकार के वलन को सममित वलन कहते हैं। साधारण प्रकार का होता है सममित वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। ये देखिए यहाँ फिगर दिया हुआ है सममित वलन का। यह खुला हुआ वलन होता है, इसे जूरा मोड़ भी कहा जाता है क्योंकि जूरा पर्वत में इस प्रकार के वलन पाए जाते हैं। वलन का अक्ष लंबवत होता है। इसका अक्ष कैसे होता है? लंबवत। फिगर देख लीजिएगा। आता है दूसरा असममित वलन। हाँ, इसमें क्या है? इस तरह के वलन की दोनों भुजाओं में असमानता होती है। एक भुजा साधारण झुकाव वाली जिसका ढाल क्रमशः होता है, जबकि दूसरी भुजा छोटी होती है और इसका झुकाव अधिक होता है। इस तरह दोनों के झुकाव तथा लंबाई में क्या होती है? असमानताएं होती हैं। उदाहरण क्या है इसका? ब्रिटेन के दक्षिणी पेनाइन और वृहद एवं लघु हिमालय इसके उदाहरण है। ये देखिए हम सम्मति, इसका देखिए ढाल आप देख सकते हैं, एक तरफ ज़्यादा झुका हुआ है और एक तरफ ये देखिए ये इधर ज़्यादा झुका हुआ है, इधर कम झुका हुआ है। तीसरा आता है एक दिगंत वलन। पहला क्या है? वलन की एक भुजा का झुकाव साधारण ढाल क्रमशः होता है और दूसरी भुजा का झुकाव समकोण बनाते हुए होता है। समकोण बनाते, ढाल एकदम खड़ा होता है तो उसे एकनति, या जो एक ढाल होता है वो एकदम खड़ा होता है तो इसीलिए इसका नाम एकनति रखा गया है। इसके निर्माण में लंबवत संचलन का हाथ होता है। लंबवत संचलन, हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज नहीं, लॉन्गिट्यूडनल होता है। अधिक संपीड़न होने पर इस वलन की सॉरी ये यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर वलन होगा। इस वलन की भुजा के टूट जाने की संभावना रहती है। आगे देखते हैं। इसके टूट जाने पर भ्रंश का निर्माण होता है। क्षैतिज संचलन द्वारा दो दिशाओं से असमान संपीड़न के कारण भी इसका निर्माण होता है। किसका? एकनति वाले का। ये देखिए है एकनति, यहाँ देखिए, ये देखिए दिख रहा है ना? तो ये क्या है? एकनति। उदाहरण है इसके ऑस्ट्रेलिया की मध्य रेंज। चौथा क्या है? समनत वलन। यह वलन की एक विकसित अवस्था है
जिसमें वलन की दोनों भुजाएं समान रूप से झुककर एक दूसरे के समानांतर हो जाती है। ऐसे समानांतर हो जाती है। ऐसा प्रायः तब होता है जब वलन की दोनों भुजाओं पर दोनों दिशाओं से समान संपीडनात्मक बल कार्यशील होती है। इस वलन का दूसरा भाग लटका हुआ नजर आता है। उदाहरण क्या है? पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में स्थित चिट्टा रेंज। आगे देखते हैं अधिवलन। कौन सा वलन है? अधिवलन। वलन की दोनों ही भुजाएं किसी एक ही दिशा में झुक जाती हैं तथा एक भुजा तीव्र ढाल वाली तथा दूसरी भुजा कम ढाल वाली होती है। वलन का अक्ष टूटा हुआ नहीं होता है, केवल झुका हुआ होता है। उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर में हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी। कौन सी श्रेणी? पीर पंजाल। ये देखिए अधिवलन, झुका हुआ है बट टूटा हुआ नहीं है। छठवां आता है परिवलित शयान वलन। ठीक है, यह समनत वलन की आगे की विकसित अवस्था है जिसमें अत्यधिक तीव्र क्षैतिज संचलन के कारण जब वलन की दोनों भुजाएं समानांतर के साथ साथ क्षैतिज भी हो जाती हैं, समानांतर तो हो जाती हैं बट क्षैतिज भी हो जाती हैं, तथा पूरा वलन धरातल पर ऐसे लेटा हुआ सा लगता है। हाँ, वलन है बट लेटा हुआ, जैसे समतल है वैसे दिखाई देता है, लेटा हुआ सा लगता है। इसे दोहरा मोड़ भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन की केरी ककैसल रेंज। ठीक है। सातवां है अधिक्षेप्त वलन। कौन सा? अधिक्षेप्त। क्षैतिज संचलन के कारण अधिक संपीड़न के फलस्वरूप चट्टानें वलन अक्ष पर टूटकर एक दूसरे पर चढ़ जाती हैं। अब ये टूट जाती हैं और टूटकर एक दूसरे पर क्या आरोपित यानी चढ़ जाती हैं, या फिर आगे बढ़कर किसी दूसरे चट्टान पर आरोपित नजर आती हैं तथा चट्टानों का क्रम क्या हो जाता है? उलट पुलट जाता है। ऊपर प्राचीन चट्टानें ऊपर आ जाती हैं और नवीन चट्टानें नीचे चली जाती हैं, तो इन्हें कौन सा? अधिक्षिप्त कहते हैं। ठीक है, उत्क्रम इसी को कहा जाता है जब प्राचीन चट्टानें नीचे चली जाती हैं, ऊपर आ जाती हैं और नवीन चट्टानें नीचे चली जाती हैं। आठवां क्या है? प्रतिवलन। इसको कहेंगे अत्यधिक संपीड़न के कारण जब वलन की एक भुजा दूसरे पर उलट जाती है तो उसे प्रतिवलन कहते हैं। ठीक है। अवनमन वलन। हाँ, अवनमन वलन क्या होता है? जब किसी वलन की अक्ष क्षैतिज तल के समानांतर न होकर उसके साथ कोण बनाती है तो उसे अवनमन वलन कहते हैं। खुला वलन ओपन फोल्ड क्या होता है? जब किसी वलन की दो भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम होता है तो उसे खुला वलन कहते हैं। इसका निर्माण सामान्य संपीड़न के कारण लहरनुमा वलन पड़ने से होता है। ठीक है। बंद वलन क्या होता है? जब किसी वलन की दो भुजाओं के बीच न्यून कोण होता है उस वलन को बंद वलन कहते हैं। ठीक है। इसका निर्माण अत्यधिक संपीड़न के कारण होता है। इसका सामान्य संपीड़न, इसका अत्यधिक संपीड़न। यहाँ फिगर दे रखा है मैंने, इसको देखिए यहाँ पे न्यून कोण यहाँ बन रहा है, हाँ, तो इसे बंद वलन कहेंगे। यहाँ अधिक कोण बन रहा है तो इसे हम ओपन फोल्ड कहेंगे। आज के लिए इतना ही। आगे हम